हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। सरदाना के इस मंच पर मैं दिशा ज्योति बुटानी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हिंदी विषय के अंतर्गत एक नया विषय लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज जो हमारा विषय है उस विषय की महत्ता इस बात से साबित हो जाती है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे हमारी जो भाषा है उसको भूलते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला, यदि आज हम इस बात के बारे में बात करें कि जो हमारी वर्णमाला है उसे आप लिखकर बताएं, तो हम अधिकांश वर्ण भूल चुके होते हैं। और उसी चक्कर में कई बार जो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है या जब हम इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं उस समय में वर्णमाला से एक आधी प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है और वो प्रश्न तब हमें नहीं आता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो न केवल नर्सरी से लेकर 12th तक के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। अब जब वो इन सब बातों को व्यक्त कर रहा होता है तो उसे एक वाणी की, एक ध्वनि की आवश्यकता होती है और उन ध्वनियों के माध्यम से ही वो अपने विचार प्रकट करता है और दूसरों के विचार जानता है। ये जो ध्वनियाँ होती हैं अलग अलग रूप में हमारे बीच होती है और उन्हीं में से मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उनको लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब यहाँ पर बात हमारे सामने जो उपस्थित होती है वो ये है कि जो हमारे जो प्राचीन काल में मनीषी रह चुके हैं, भाषा वैज्ञानिक रह चुके हैं, उन्होंने भाषा को एक लिखित रूप देने के लिए, यानी कहना का मतलब ये है कि अपने भावों को जब हम व्यक्त कर रहे होते तो उन्हें लिखित रूप में भी व्यक्त किया जाए। जो हम बोलकर व्यक्त कर रहे हैं वो मौखिक है, लेकिन उसका एक लिखित रूप हो, एक प्रूफ हो, या फिर ये कहना चाहिए कि अपने विचारों को एक लिखित रूप देने के लिए लिपि चिन्हों की आवश्यकता हुई और वो ही लिपि चिन्ह वर्णमाला कहलाए। तो आइए इसी विषय के संबंध में मैं आप लोगों को इसके जो जानकारी है वो विस्तृत रूप से देती हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी के बारे में बता दूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की। वर्ण यानी क्या? तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ। हम जो इतनी बातचीत कर रहे हैं उसके अंदर मैंने एक वर्ड ले लिया, कमल। कमल शब्द जो है वो 3 वर्णों से मिलकर बना है, यानी जब हमें कमल लिखना है या कलम लिखना है तो उस वक्त में हमें उससे भी छोटी इकाई की ज़रूरत है, यानी क, म और ल, ये तीनों अलग अलग वर्ण हैं और ये हमने क्या किया, शब्दों को टुकड़ों में बांट दिया। यानी मैंने यहाँ पर क लिखा, म लिखा और ल लिखा, यानी कि कमल के मैंने टुकड़े कर दिए। लेकिन अब मैं सोचूं कि इनके और टुकड़े किए जाएं तो अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके अंदर से स्वर जरूर अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वर को अलग किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद हम इसके टुकड़े करें वो संभव नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वर्ण की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, हम लोग उसे अक्षर भी कहते हैं। इसके अलावा उन्हें हम अल्फ़ाबेट
लेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। यदि हम ये वर्ण की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये लिखित रूप है। मैं जो आपको समझा रही हूँ या बता रही हूँ वो मौखिक है, लेकिन जब इनको मैंने इस रूप में लिख दिया तो ये सारा क्या कहलाया, लिखित रूप। फिर इसके बाद वर्णों के सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं। देखिए ये मैंने कमल शब्द बनाया, ये कमल शब्द जो है किसके संयोजन से बना, वर्णों के संयोजन से। वर्णों के संयोजन से हम इस कमल शब्द को बना रहे हैं। तो ये जो कमल शब्द बना है वर्णों के सार्थक संयोजन से। अब यहाँ स्पेशली मैंने लिखा है सार्थक संयोजन। देखिए कमल से ये जो क म और ल है इससे कमल बन सकता है, कलम बन सकता है शब्द, लेकिन अगर मैं मकल बनाना चाहूँ तो क्या मकल सही है? तो जहाँ पर ऐसे वर्ण बन रहे हों जिनका कोई अर्थ ना हो तो वो निरर्थक संयोजन कहलाएंगे, लेकिन जब उनका कोई अर्थ निकले तो उन्हें हम सार्थक संयोजन कहते हैं। यानी हिंदी के अंतर्गत हम स्पेशली उन्हीं वर्णों की बात कर रहे होते हैं जिनका एक कोई सार्थक अर्थ होता है। जब उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है या सार्थक अर्थ, देखो मैं बोल भी रही हूँ सार्थक संयोजन या सार्थक शब्द, तो यहाँ सार्थक सधन अर्थ यानी जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, तो हम यहाँ पर निरर्थक शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वर्णों के द्वारा सार्थक संयोजन ही होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। जितने भी हमारे वर्ण हैं उनका सभी का उच्चारण स्थान अलग है, एक बात। दूसरी चीज़ उनका रूप अलग अलग है, ये तो हम भी जानते हैं कि हर एक वर्ण का रूप अलग अलग है, अलग अलग रूप में लिखा जाता है। यानी स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ओष्ठ, दंत आदि के रूप में हम अलग अलग प्रकार में उन्हें बांटते हैं। तो बस जहाँ हम उन्हें अलग अलग रूप में बांट रहे हैं तो ये रूप अलग अलग हुआ। फिर उनकी सबकी संख्या भी अलग अलग है, यानी स्वर की संख्या अलग है, व्यंजन की संख्या अलग है, तो उनकी संख्या अलग अलग हो गई। और उच्चारण के रूप में तो मैंने आपको बताया है कि हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों से हम उनका उच्चारण करते हैं, ठीक है। फिर मानव के मुख में विभिन्न उच्चारण स्थान है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, विभिन्न स्थान है, यानी होंठ भी हैं, दांत भी हैं, जीभ भी है, गला भी है, और ये जितने भी मुख के अवयव हैं। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है उच्चारण स्थान है, उसको हम मुख के अवयव भी बोल सकते हैं, यानी मुख के अंग। तो अब यहाँ पर जिनसे टकराकर ध्वनि भिन्न रूप बदलती है। क्या होता है कि हमारे जो वर्ण है वो निकलते गले से और टकराते टकराते निकलते हैं, तो तब उनका उच्चारण जो होता है वो अलग हो जाता है। और उसी स्थिति को कौन से वर्ण कहा जाता है, तो दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, कंठ आदि रूप में बांटा जाता है। कंठ का मतलब यहाँ गले से, ओष्ठ का मतलब होंठ से है, मूर्धा का मतलब ऊपर का जो स्थान है तालु के आगे, उसे हम मूर्धा कहते हैं। यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, उन्हीं को हम मूर्धा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद तालु जो है ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। और दंत तो आप समझ ही गए होंगे कि दांत, यानी जिनका उच्चारण दांत से होता है। तो ये उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जो हम ये अलग अलग रूप में बोलते हैं इन्हें ही क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को जो वर्ण विचार के आधार पर कम से कम रूप में शब्दों में बताने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमारी वर्णमाला है वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक है। यहाँ पर आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि वर्णमाला जो है वो वैज्ञानिक कैसे हुई। तो यहाँ हम पहले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक कहलाती है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसी के अंतर्गत मैंने बताया कि प्रत्येक भाषा की मूल ध्वनियों को, प्रत्येक भाषा चाहे वो हिंदी हो,
इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, चाहे कौन सी भी भाषा हो, उन भाषाओं के लिए लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं। उन्हें अलग अलग रूप में लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में हम जब लिखते हैं तो इस रूप में लिखते हैं, हिंदी में जब लिखते हैं तो इस रूप में लिखते हैं। इसी तरह उर्दू में जब लिखा जाता है तो पीछे की साइड से आपने देखा होगा लिखते हैं। तो जो अलग अलग रूप हैं वो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उस भाषा में अलग अलग रूप में ध्वनि चिन्ह निश्चित होते हैं। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो उसके अंतर्गत रोमन लिपि है और उसमें ए से लेकर जेड तक के वर्ण होते हैं। इसी तरह उर्दू में अगर हम देखें तो अलिफ बे ते से लेके है, अलिफ बे ते से जीम चे हे खे, ठीक है। और उसी तरह से यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी अ से लेकर ज्ञ तक के ध्वनि चिन्ह हैं और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह कहते हैं। ये यहाँ मैंने लिखा है लिपि चिन्ह कहते हैं। इसके बाद ऐसे लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को ही, ऐसे लिपि चिन्हों को जब एक जगह एकत्रित करके एक साथ लिखा जाता है तो उसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। देखिए यहाँ पर मैंने वर्णमाला को दो भागों में भी बांट दिया, वर्ण धन माला। देखिए माला को हम हार भी कहते हैं जो गले में पहना जाता है और उस हार में या तो कई फूल पिरोए हुए होते हैं या मोती पिरोए हुए होते हैं। तो इसी तरह इस माला में भी क्या पिरोए हुए हैं? तो अलग अलग वर्ण पिरोए हुए हैं, ठीक है। इसको हम एक माला के रूप में देखें तो अलग अलग वर्ण जो हैं वो किस में पिरोए हुए मानेंगे हम? वो मानेंगे हम किस में? वर्णमाला में। ये वर्णमाला की माला है। वर्णों का निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब जिस तरह से माला या हार पिरोने वाला जो होता है वो जब बड़े अच्छे से महीन तरीके से उस माला को बनाता है, उसमें पत्ते फूल अलग अलग तरह के डालता है, तो वो माला किस तरह से सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने भी वर्णमाला का एक निश्चित क्रम और उन्हें अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से रखा है, ठीक है। निश्चित और क्रमबद्ध तरीका, यानी अ पहला वर्ण है तो ज्ञ अंतिम वर्ण है और उसको एकदम सिस्टेमेटिक ढंग से रखा है और उसी सिस्टेमेटिक ढंग को हम वर्णमाला कहेंगे। यानी कोई भी वर्ण कहीं पर भी डाल देने से वर्णमाला नहीं होगी, उसका एक निश्चित और क्रमबद्ध समूह होना अत्यंत आवश्यक है। फिर यहाँ पर हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा गया, यानी जो हम अ आ ई जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है और इसी में संस्कृत भी लिखी हुई है, इसी में सिंधी भाषा भी लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक भाषा के लिए एक लिपि होगी, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि जरूरी नहीं है। एक लिपि से कई भाषाएं हो सकती हैं। जैसे अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि कहलाती है, उर्दू फारसी अरबी की जो लिपि है वो फारसी लिपि कहलाती है, जबकि भाषाएं 3-4 हो गई लेकिन लिपि फारसी लिपि है। इसी तरह से अगर हम देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी ही नहीं, संस्कृत, इसके अलावा सिंधी, इसके अलावा बोडालो और कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को यहाँ बता रही थी कि जो ये देवनागरी लिपि जो हमारी है इसे मान्यता भी दी गई। अब यहाँ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि हिंदी भाषा की क्या विशेषता है या हिंदी वर्णमाला की विशेषता। अब यहाँ आपके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी वर्णमाला की विशेषता क्या हो जाती है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों मैं इसको इतना महत्व दे रही हूँ। देखिए आज समय बदल गया है, बच्चे जो हैं वो इंग्लिश की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं और यहाँ तक कि मुझे भी अपना तरीका बदलना पड़ा। आज जब मैं पढ़ाती हूँ तो कई इंग्लिश वर्ड यूज़ करती हूँ, कारण बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उस स्थिति में मुझे भी कई इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो माहौल है वो बदल चुका है, लेकिन आज भी हिंदी का महत्व बराबर बना हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व की
तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा जो है वो हिंदी है। और इसी वजह से हिंदी का आज हमारे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत महत्व बढ़ गया है। और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हिंदी को कम ना समझें और इसके बढ़ावे के लिए आप प्रयासरत रहें। देखिए, हम चाहे कितना ही इंग्लिश की ओर दौड़ रहे हैं, होना भी चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, अंदर आत्मा से हम उसी से जुड़े हुए हैं। कई बार जो चीज़ें हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही होती वो हिंदी में हमें समझ में आ जाती है। घर जब हम बातचीत कर रहे होते तो अधिकतर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो क्यों ना हम उस भाषा के लिए और ज़्यादा थोड़ा प्रयास करें। तो इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि क्यों आप हिंदी की तरफ आकर्षित हों। इसलिए भी आकर्षित हों कि हिंदी की जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें अ वर्ण को सबसे पहला स्थान दिया गया, जिसको बोलते समय किसी भी तरह का हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अ से लेकर अह तक जिन वर्णों का उच्चारण करता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, और इनके उच्चारण में व्यक्ति को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। और आप जानते हैं कि जो सरल चीज़ होती है उसे हम पहले रखते हैं, तो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने भी सरल वर्णों को सबसे पहला स्थान दिया। फिर इसके पश्चात जो व्यंजन आते हैं उनके अंतर्गत अ शामिल करके, अ यानी कि स्वर शामिल करके उन्हें लिखा जाता है, ठीक है। और व्यंजन जो है वो स्वर के पश्चात आते हैं। फिर इसके बाद ये तो भाषा की एक विशेषता हुई। हिंदी भाषा की क्या विशेषता? कि ये सरलता से कठिनता की ओर गई है, ठीक है। फिर इसकी दूसरी क्या विशेषता है? तो इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, या जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम पढ़ते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक इंग्लिश का उदाहरण देना चाहती हूँ, जिसे पढ़कर हो सकता है आप हंसो भी। यहाँ मैंने 2 स्पेलिंग्स लिखी हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा GO और ये मैंने लिखा DO। स्पेलिंग दोनों की एक ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले वाले को तो गो बोलते हैं और दूसरे वाले को डू बोलते हैं। क्यों? जबकि स्पेलिंग तो एक जैसी है पर उच्चारण अलग अलग क्यों? DO डू होता तो GO क्यों नहीं वो होता है? बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हिंदी के अंतर्गत हम जो लिखते हैं वो ही पढ़ते हैं, हम अलग कुछ नहीं पढ़ते हैं। छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी गलती की वजह से हम कभी कभी गलत लिखते हैं और गलत पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है वो सही लिखा हुआ होता है और उसको वैसा ही हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ और पढ़ना होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ देवनागरी लिखा है तो मैंने उसको देवनागरी ही पढ़ा, कुछ और नहीं पढ़ा। जबकि इंग्लिश में अगर हम देखें तो ई का ई जो स्पेलिंग है ई, इस ई को मात्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये वॉवेल है, तो इसका इस्तेमाल कई बार छोटी ई की मात्रा के लिए किया जाता है, कभी बड़ी ई की मात्रा के लिए, कभी छोटी ए के लिए। जैसे एलिफेंट बोल रहे हैं तो एलिफेंट में ELE, तो ई का पहला जब स्पेलिंग है जो ELE लिख रहे हैं तो इसके अंतर्गत पहली ई का उच्चारण तो ए आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले का बड़ी की मात्रा आ रही है या छोटी की मात्रा आ रही है। तो ये अंतर कहाँ होता है? रोमन लिपि में। लेकिन हमारी जो हिंदी लिपि है उसके अंतर्गत जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसी वजह से हमारी जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक भाषा, क्योंकि उसके अंतर्गत लिखने और बोलने का एक ही तरीका है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जितने भी स्वर हैं उनको पहला स्थान दिया गया, व्यंजन को बाद में दिया गया। और व्यंजन के अंतर्गत भी हर वर्ण के बाद पंचमा अक्षर दिया गया है, जो कि हमें साइंटिफिक तरीके से यह बताता है कि हमें बिंदी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। फिर हमारी जो हिंदी है भाषा जो है उसका जो कहना चाहिए कि जो प्रवाह है वो योगात्मक है।
शिष्ट योगात्मक है, यानी योग से बना हुआ है। और एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, अलग अलग नहीं होते। एक वर्ण का एक अर्थ दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी विशेषताएं जो मैंने आपको भाषा की बताई हैं, इसी वजह से हम भाषा को वैज्ञानिक लिपि के अंतर्गत रखते हैं। फिर दूसरी, यह क्रमबद्धता जो हमने वर्णमाला में दी है, ये विश्व की किसी भी वर्णमाला में यह विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी तक में भाषा वर्णमाला की विशेषता जानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर ये कैसा लगा। नमस्कार।